मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। अच्छा, नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार नेप्ली जी, प्रणाम जी। है। आपको भी। सर, मेरा घर ये बेचना है। तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन देख के चले जाते हैं। अरे और अभी सवाल जवाब नहीं कर रहे सर, अभी। अच्छा सर, अच्छा सर, सॉरी सर, सॉरी। सवाल मुझे लगा मैं पूछ लूं क्योंकि ये बहुत दिनों से हम वो आपकी गलती नहीं, मुझे देखते ही सवाल जागृत हो ही जाते, क्या करें। नहीं सर, बहुत दिनों से वो एक्चुअली वो क्या सर, 10-15 लाख कम बोलते तो कैसे दे दे, इसलिए हेलो सॉरी सर। कोई नहीं, कोई नहीं। सर। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। तो सर मैं पूछा था, ये 5 दिन में हो जाएगा हमारा ये कोर्स कंप्लीट? नहीं होगा तो छठे दिन पे डाल देंगे सर, उसमें क्या दिक्कत है। मेरे यहाँ टाइम के रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। 15 क्लास बोल के 25 क्लास होती है मेरे यहाँ। कंटेंट पूरा मिलेगा, जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक बैठा हूँ। क्लास 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 5 दिन की हो, 6 दिन की हो, घंटों में पैसे थोड़ी लेने। तो ये वैसे भी मेरी सरदर्दी है, आपकी थोड़ी है। 25 लोगों तक की क्लास 5 दिन में आराम से हो जाती है। 25 से ज्यादा लोग होते हैं तो फिर छठे दिन पे जाते हैं, क्योंकि सब लोग, आप ही लोगों की, सब लोगों की पत्रियां लगेगी। एक एक पत्री आप लोगों की लगेगी और आपकी पत्री में आपकी प्रॉब्लम आप डायग्नोज खुद करोगे। ये कोर्स वहां तक जाएगा। जब तक आपको डायग्नोज करना नहीं आएगा तब तक फायदा क्या कोर्स का। तो आपकी पत्री लगेगी, आप खुद डायग्नोज करोगे, आपको दिखेगा, आपके साथी बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम हमें दिख रही है, उसके बाद उसका सोल्यूशन। ये कोर्स वहां तक जाएगा। समय की चिंता मेरे पे छोड़ दो, वो मेरा सरदर्द है, आपका नहीं है। ठीक है सर। नहीं, वो तो आपकी शरण में आ गए सर, तो अब सर तो आप ही गए। सर ये शरण वरण वाली चीजें बहुत डराती है। मेरे पास और मेरी शरण में क्यों आते हैं यार, मैं हूँ क्या। नॉलेज जहाँ से मिलती है, गुरु की शरण तो बहुत हाँ वो ऊपर है। ठीक है सर, लेकिन फिर भी मैं बचता हूँ थोड़ा इन चीजों से। चलिए, सबसे पहले 2 मिनट ईश्वर का ध्यान। आप जिसको भी मानते हैं, जिसको भी ध्याते हैं, उसका 2 मिनट का ध्यान करेंगे। 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। अपने ईश्वर को याद करेंगे, उनको अपने साथ रखेंगे, जिससे कि हम ये विद्या जो आज सीखने वाले हैं इसको अच्छे से सीख सकें। हेलो सर। राम राम जी, सर। राम राम जी। राम सर। राम जी। चलिए, आज का एक कोर्स शुरू करते हैं और सीख रहे हैं हम एस्ट्रो वास्तु। आप लोगों ने जो सीखा था पिछला फाउंडेशन कोर्स में, वो बेसिक वास्तु है। उसका नाम ही वास्तु फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन का मतलब होता है बेस, ABCD पढ़ने जैसा है। अब आप इसमें म्यूट कर लीजिए पीछे से सब लोग प्लीज। मैंने कर दिया। उसमें आप लोगों ने जो सीखा था वो बहुत बेसिक चीजें हैं। वहां पे जो हमने पढ़ा उसमें एक चीज आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि नॉर्थ सबको एक ही चीज दे रहा है, साउथ सबको एक ही चीज दे रहा है, जो भी उसका एट्रीब्यूट था। जो दिशाएं थी वो दिशाएं एक पर्टिकुलर चीज हर एक इंसान को दे रही थी। यहाँ पे वो इक्वेशन बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि एक ही घर में रहने वाले दो प्राणियों के साथ भी भाग्य एक जैसा नहीं चलता।
जुड़वे भाइयों के साथ भी वास्तु एक जैसा काम नहीं करता। तो जो बेसिक वास्तु है वो सबके लिए एक जैसा कैसा हो जाए। लेकिन वही है, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी है, एबीसीडी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो जो आपने वहां पे पढ़ा वो एबीसीडी था, उसके बिना बात बनती नहीं। लेकिन मैंने पूरे कोर्स के दौरान ये बात बोली थी कि ये बेसिक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जो आप पढ़ोगे वो उसी में एडवांस लेवल की चीज है। इसमें आपको क्लियर अपनी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना आएगा, कहाँ कौन सी चीज घर में पड़ी है और वो दिक्कत दे रही है। वो जो बैलेंस वाला चक्कर था वो सारा इसमें हट जाएगा। वहां पे 10 रेमेडी करने के बाद रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 1 रेमेडी करने के बाद रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम एस्ट्रोवास्तु के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व होगी। और एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा जब सोचते हैं तो एक आम आदमी थोड़ा सा डर जाता है कि यार ये तो बड़ी मुश्किल चीज है। जो पढ़ते हैं वो कहते हैं कि 10 साल से पढ़ रहे हैं, अभी तक पूरी हमें नहीं आई। मैं ही कहता हूँ कई बार, ये बात सच है। लेकिन ये सबसे आसान विद्या है। बहुत सारी विधाओं में मैं कई सारी चीजें करता हूं, एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा आसान कोई और सब्जेक्ट नहीं है। अगर इसके रूट्स आपने पकड़ लिए, जड़ पकड़ ली, तो आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान लगने लगी। असल में हम लोग शुरू करते हैं ऊपर से, जड़ पकड़ते नहीं। और जब ऊपर से पकड़ना शुरू करते हैं तो जड़ छूट जाती है। तो जड़ हाथ में नहीं आएगी तो समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए पहले फाउंडेशन पे काम करेंगे, रूट्स पे काम करेंगे। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहां से होती है? और हमें सिर्फ उतनी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है जितनी हमारे को अपने घर में वास्तु करने के लिए चाहिए। पूरी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी। एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसको सीख के ही आप बहुत अच्छे तरीके से एस्ट्रो वास्तु कर सकते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। देखिए, बहुत कुछ सुना होगा आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बहुत कुछ पढ़ा होगा। जब तक क्लास है तब तक वो सब अपने दिमाग से निकाल के बाहर रख दीजिए, क्योंकि पीछे का रहेगा तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। सब ब्लैंक कर दीजिए अपनी हार्ड डिस्क को, और उसके बाद आगे बढ़िए मेरे साथ। आपको सब चीजें बहुत आसान लगने लग जाएगी। और मेरी मेरी वास्तु, मेरा घर, मेरा वास्तु, मेरी पत्री, मेरे में ऐसा, मेरे में वैसा अगर किया किसी ने, तो ये कंफर्म है कि वो सीख नहीं पाएगा। आप सब लोगों की पत्रियां लगेंगी आखिरी दिन, और आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डायग्नोज करोगे। तब तक के लिए मेरा घर, मेरा वास्तु, मेरी पत्री और मेरे बच्चे की पत्री साइड में रखो। सिर्फ पढ़ने आना है यहाँ पे। अगर आपने ये गड़बड़ करी तो आप अपना नुकसान करोगे, फिर सीखोगे नहीं। क्योंकि जब आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो सीख कुछ नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ उतनी ही बातें रिसीव करेगा जितनी उसकी पत्री में वो देख रहा है, या जितनी उसकी समझ उसको दिखा रही है। और क्लास खत्म होने के बाद उसे कुछ और दिखेगा जो उसने सुना नहीं था। इसका मतलब वो 20% पढ़ेगा, 80% छोड़ देगा। 100% पढ़ना, 20% मत पढ़ना। अपनी पत्रियां भूल जाना। जब तक मैं नहीं कहूं तब तक मेरी पत्री में शब्द मेरे सामने नहीं है, तब तक आप अच्छे से पढ़ पाओगे। देखना भी मत उसको। जिन लोगों ने अपनी पत्री जिंदगी में कभी नहीं बनाई, वो भी 4 दिन तक बाकी जो बचे हैं अपनी पत्री नहीं बनाई। कहीं पता लगा क्लास खत्म होती सबसे पहले अपनी पत्री बनाई, देखो मेरे में क्या है। ये नहीं करना। नहीं बनाई आज तक तो अच्छी बात है, आज भी नहीं बनाना। चौथे दिन में सबकी बनाऊंगा ही बनाऊंगा।
ठीक है। अब बात आती है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे ऊपर काम कैसे करती, क्यों करती, और वास्तु से उसका क्या लेना देना है। एक सवाल है, पहले आप आए या पहले आपका घर था जहां पे आपने जन्म लिया। ऑब्वियसली पहले घर था, वहां पे आप आए हो बाद में। आपके घर में रखा हुआ सामान, आपके घर में रखी हुई चीजें और आपके घर का स्ट्रक्चर, वही आपकी पत्री में उतर के आता है। आप लोगों ने 9 ग्रहों के बारे में सुना होगा, है ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये ग्रह हैं, आपको लगता है ये ग्रह हैं। घर में कैसे ट्रांसलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके घर की रसोई है वो मंगल है। आपके घर का जो बेडरूम है वो वीनस है, जो बाथरूम है वो राहु केतु है, जो ड्राइंग रूम है वो जुपिटर है। ऐसे करके ये सब ग्रह हैं। तो जिस घर में आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, उस घर का जो वास्तु था वो आपकी पत्री में आ जाएगा। कैसे आएगा, तरीका बताता हूं। अगर कोई ऐसा है जो उसी घर में अभी भी रह रहा है जहां पे उसका जन्म हुआ, और वो घर बहुत ज्यादा बदला नहीं है, तो वो टेस्ट करके देख लें इस कोर्स के बाद। छत की तरफ मुंह करके ईस्ट की तरफ अपना सर रख के, मतलब ईस्ट में सर है तो वेस्ट में पैर होगा, छत की तरफ देखें। वास्तु पुरुष लेटता है ना जैसे, उसी तरीके से आप लेट जाओ अपने घर में। तो आपके जिस हाथ पे रसोई होगी, आपकी पत्री में उस हाथ पे मंगल होगा। इस तरीके से सारे ग्रह आपके जिंदगी में उतर के आ जाते हैं। कौन से ग्रह उतर के आते हैं? जो आपकी पत्री में है, असल में वो आपके घर में थे जब आपकी माता ने आपको जन्म दिया। वास्तु से पीड़ित था वो घर, तो जिंदगी पीड़ित होगी। अगर वो घर वास्तु से बहुत अच्छा था तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई एक पीढ़ी लगातार ढलती जा रही है, एक डाउन हुआ, दूसरा उसका बच्चा भी डाउन हुआ, तीसरा उसका बच्चा भी डाउन हुआ, और वो एक ही घर में रह रहे हैं। वास्तु खराब है तो पीढ़ियां चली जाएंगी। और ऐसे भी घर देखोगे आप, दुकान देखोगे आप, कि जहां से छोटा सा व्यापार करना शुरू किया था और वो धीरे धीरे व्यापार बहुत बड़ा होता गया, बहुत बड़ा होता गया। मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने अपना एक ऑफिस लिया था, बहुत अच्छा सा इंटीरियर विंटीरियर कराया, तैयार कर दिया। उनका काम इतना चल पड़ा कि जिसका कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब पैसा आ गया उनके पास 2-3 साल के अंदर। उन्होंने बोला यार ये ऑफिस छोटा पड़ता है, नया ऑफिस ले लेते। नया ले लिया, पुराना बेच दिया। वो दिन और आज का दिन, खुद बता रहे थे 21 साल हो गए आज तक उठ नहीं पाए वापस। इसको कहते हैं कि जगह जगह का भाग्य होता है। इसीलिए जो बहुत अच्छी जगह हो, चाहे वो कितनी ही छोटी पड़ जाए, उसे बेचना मत, क्योंकि वहां का वास्तु आपकी पीढ़ियों तक को फलता है। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे आसपास कि कोई नए मकान में गया, उसके बाद खराबी आ गई जिंदगी में, और कोई किसी नई जगह पे गया तो उसके बाद से उसकी जिंदगी चल पड़ी। मेरे एक जानकार हैं, कनॉट प्लेस में आज भी उनकी दुकान है। सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है ना, कनॉट प्लेस में सीढ़ियों के नीचे, वहां पे उनकी दुकान है। उनकी चौथी पीढ़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी आ गई मेरे सामने सामने, क्योंकि हमसे बड़े 2 थे, अब हमारे बाद के 2 आ गए।
तो चौथी पीढ़ी है उनकी वहां पे। आज वो दिल्ली के, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे मेरे सगे हैं, आज दिल्ली में उनके जैसा ब्रांड कोई नहीं है रेडीमेड गारमेंट्स में। जो दिल्ली के 3-4 टॉप बड़े ब्रांड्स आप जानते हो, उनके नाम ले लो, उनमें से एक वो। लेकिन उन्होंने वो अपनी छोटी सीढ़ियों के नीचे वाली दुकान आज तक बेची नहीं, क्योंकि बने वहीं से हैं। आपने ऐसी बातें अपने बड़ों से सुनी हो। कोई कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो आपको सूट कर जाता है, आपको नहीं पता वो क्यों कर रहा है। एक कहावत कही जाती है, चलते घोड़े को एड़ नहीं लगाई जाती। जब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो ना, तो गियर एकदम से चेंज नहीं किए जाते, उसको चलते रहने दिया जाता है। गियर बदला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कोई कोई स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा सूट करता है। कौन सा स्ट्रक्चर क्यों दिक्कत दे रहा है, क्यों सूट कर रहा है, अगर ये जानना है तो आपको आपके घर का वास्तु देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। क्योंकि असली आपके घर में क्या गुण है और क्या दोष है, वो आपको सिर्फ आपकी जन्मपत्री बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। जब भी कोई विधा आपको ये बताने लग जाए कि एक ये दिशा सबके लिए एक जैसी है, तो समझ लेना कि अभी आप बिल्कुल अधूरी विद्या जानने वाले। और जब तक उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाओ जहां पे आपको पता लगे कि नहीं, दो जुड़वे भाइयों का हिसाब भी इस घर में अलग अलग है, एक की जिंदगी अलग है, दूसरे की जिंदगी अलग है, और आपको पत्री में वो पकड़ना आ गया, तब आप समझो कि अब आपकी पकड़ आ गई। उससे पहले पकड़ नहीं। जुड़वा भाई है, एक ही समय में जन्मे, एक ही पत्री ऑलमोस्ट होती है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही माँ की संतान, एक ही समय में पल बढ़ रहे होते हैं, एक व्यापारी बन जाता है, एक फौज में चला जाता है। जन्म में कितने मिनट का अंतर है? 3 मिनट, 4 मिनट का। वास्तु भी एक है, लेकिन फिर भी भाग्य अलग अलग है। और कैसा अलग है? एक फौज में है और एक कारगिल का वॉर हुआ था, जो पहला शहीद थे हमारे, उसकी यही कहानी है। वो बेचारा 27 साल में शहीद हो गया। उसका भाई आज भी पंजाब में है और वो बिजनेसमैन है, विक्रम बत्रा, जुड़वा भाई है। तो सब कुछ अलग अलग कैसे हो गया? पत्री पढ़ो, पता लगेगा, और वहां तक पहुंच सकते हो। जिन लोगों ने एस्ट्रो वास्तु मेरे से किया हुआ है, केपी बेस्ड वाला, वो उस चीज को पकड़ लेते हैं आराम से, बिल्कुल साफ साफ पकड़ में आ जाता है। लेकिन आप लोगों की अभी शुरुआत है एस्ट्रो में, तो शुरुआत करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए कि इस जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरा जन्म, मेरे घर में बाकी सदस्यों का जन्म, सब अपनी अपनी कहानी लेके पैदा हुए। किसी की कहानी एक दूसरे से मिलती नहीं है, सबकी लाइफ अलग अलग है। कैसे पकड़े? तो वहां पे आपकी पत्री मदद करती है। जैसे आप लोगों ने वास्तु फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा, उसमें क्या होता है, 16 हिस्सों में आपने घर को डाइवाइड किया और डिवाइड किया। 16 दिशाएं निकली, नॉर्थ से लेके पूरा शक्ति चक्र घूमते घूमते आप आखिरी तक आए। इसमें 12 होती है, और जो 4 एक्स्ट्रा बची वो मर्ज हो जाती हैं, टोटल 16 बन जाती है। ठीक है? वो मर्जर कैसे होगा, हमारे घर का कौन सा हिस्सा होगा, कहां से शुरू होगा, वो देखेंगे। उसमें हमने 0 डिग्री नॉर्थ से अपना शक्ति चक्र शुरू किया था। यहां पे हम 0 डिग्री नॉर्थ कहां से गिनेंगे, काउंटिंग हमारी इसमें कहां से शुरू होगी, वो समझने वाली बात है। तो वो आप लोगों को समझाता हूं। ये जो खाना आप बनते देख रहे हो, ये
आपकी मेरी सारी जिंदगी के जितने भी सवाल हैं छुपे हुए, उन सब का आंसर इसी में है, इसी में ढूंढेंगे। उसमें हमने काउंटिंग शुरू की थी 0 डिग्री नॉर्थ से। यहां पे हम इसकी शुरू करेंगे काउंटिंग यहां से। इस तरीके से ये काउंटिंग चलेगी। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, चलेगी इस तरीके से। मैं अभी आपको एरो मार्क करके भी दिखा दूंगा। ये आपके मेरे जीवन का लेखा जोखा है, ऐसे चलता है। ये हमारा जीवन चक्र है, जिंदगी ऐसे ही चलती है हमारी, इन्हीं 12 खानों में। तो इन 12 खानों को अगर हम समझ लें तो क्या जीवन हमें समझ में आ जाएगा? हमारी जिंदगी में कौन सी चीज कहाँ पे है, वो इन्हीं 12 खानों से हमें डायग्नोज करनी, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो हमने जिंदगी को असल में 12 हिस्सों में बांट दिया। अब जब इसको 12 हिस्सों में बांटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक लिखा हमने। एक लिखने का मतलब क्या है? एक का मतलब है यहां से हमारे जीवन की शुरुआत हुई, यहां से हमारा जीवन शुरू होता है। कहां से? 1 से। तो अगर आपको मेरे बारे में जानना है, मान लीजिए ये मेरी पत्नी है, आप में से किसी की है, और मैं जानना चाहता हूं कि ये इंसान कैसा है, तो मैं कहां से देखूंगा? यहीं से पता लगेगा ना। क्यों? ये मैं हूं। अगर इसको मैं नाम देना चाहूं तो इसको कह सकता हूं माई सेल्फ। ये मैं हूं। यहां से मेरे जीवन की यात्रा शुरू हुई। मैं आपको ज्योतिष नहीं पढ़ा रहा, मैं जीवन यात्रा के दर्शन करा रहा हूं। यहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। आप जब अपने जीवन में शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आपको कौन मिलता है? सबसे पहले आपको आपके माता पिता मिलते हैं ना। जीवन में आए तो क्या बोलते हैं लोग? ये फलाने फलाने का बेटा बेटी कुछ है। आपकी आइडेंटिटी कहां से बनती है? आपके माता पिता से, है ना। तो यहां से जब यात्रा शुरू हुई मेरे से, तो सबसे पहले मैं किससे जुड़ा? सेकेंड हाउस से जुड़ा। सेकेंड हाउस क्या बताता है? मेरी आइडेंटिटी। मेरी आइडेंटिटी किससे है? ये फलाने और फलाने का बेटा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरी फैमिली। कौन सी फैमिली? मेरी न्यूक्लियर फैमिली, मम्मी पापा और मैं। यहां से फैमिली जुड़ गई। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। फैमिली जुड़ गई, है ना, जुड़ गई। तो सेकेंड हाउस असल में जुड़ने का हाउस है। ये जो है दूसरा खाना, ये जुड़ने का हाउस है। जुड़ने का हाउस का मतलब क्या है? जो यहाँ पे होगा वो जुड़ेगा। मेरे जन्म से मेरा परिवार जुड़ा ना, और मेरा पैसा कहां से जुड़ा हुआ देखोगे? जुड़ने का खाना एक ही है। मेरे पास कितना पैसा जुड़ा,
जुड़ा जब मैं कह रहा हूं तो जुड़े का मतलब है यहाँ पे मेरा बैंक में जुड़ा हुआ पैसा, तो वो कहां से आएगा? सेकंड नंबर से। परिवार जुड़ा, पैसा जुड़ा, सोना जुड़ा, चांदी जुड़ी, मैंने क्या जोड़ा सारी जिंदगी, वो यहां से पता लगेगा। जो कलेक्टर्स होते हैं ना, जिनको कलेक्ट करने का शौक होता है, कोई सिक्के इकट्ठे करता है, कोई स्टोन्स इकट्ठे करता है, कोई आर्ट फॉर्म में कोई चीज इकट्ठी करता है, कलेक्टर्स जो होते हैं उनको क्या आदत होती है? जोड़ने की। तो आप देखोगे उनका सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, वो जुड़वा रहा होता है उनसे। कलेक्टर्स, फंड्स कलेक्टर, आर्टिकल कलेक्टर, फैमिली कलेक्टर, जो भी आप अपने जीवन में जोड़ते हो, दैट इज सेकंड हाउस। ये अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, जोड़ने के। पैसा जोड़ रहा है, कोई लोग डाक टिकट जोड़ते थे पहले, अब तो पता नहीं जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते। स्टैंप कलेक्शन, है ना? तो डाक टिकट जोड़ने का शौक है किसी को पैसा जोड़ने का शौक है, किसी को सोना जोड़ने का शौक है। बहुत सी मैंने फीमेल्स ऐसी देखी हैं जो हर साल अपना एक टारगेट बना के चलते हैं कि हर साल मुझे कुछ सोना जरूर जोड़ना है, उनको जोड़ने का शौक है। तो सेकेंड हाउस बता देगा कि आपको क्या जोड़ने का शौक है। खराब हो जाएगा तो बीमारियां जोड़ लेगा, अच्छा हो जाएगा तो कोई अच्छी चीज जोड़ेगा, खराब हो जाएगा तो कोई खराब चीज जोड़ेगा। अच्छा, बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें, ये हमारा पूरा शरीर है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर शरीर है तो ये जो है ये हमारा हेड है ना? माई सेल्फ, मेरी पहचान क्या है? मेरी शक्ल ना, शक्ल से ही तो हम इंसान को पहचानते हैं ना। तो ये मेरा फेस है। फेस के नीचे क्या होता है? गर्दन, नेक। हम क्या करते हैं? खाना जोड़ते हैं। गले के जितने काम हैं वो सारे के सारे सेकंड हाउस से होंगे। सेकंड हाउस क्या है? गला। बॉडी पार्ट्स में अगर देखेंगे तो किसी की आवाज कैसी है, किसी की आवाज कैसी है, आवाज से पता लग जाता है उसके ग्रह। सेकेंड हाउस। मैं आ गया, मेरा परिवार जुड़ गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर होगा तो कोई मेरा छोटा भाई बहन और आएगा, है ना? फैमिली एक्सटेंड होगी। तो ये पहले मैं आया था, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आया? और कोई मेरा भाई या बहन आए, है ना? तो जब मेरे भाई और बहन आए तो मैंने क्या बोला? ये मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो तीसरे हाउस से क्या देखोगे आप? ये आपके जीवन की यात्रा है, आपके जीवन में, सबके जीवन में ऐसे ही कुछ हुआ ना। छोटे भाई बहन आ गए। बॉडी पार्ट्स में ये हमारा हैंड है, और ये हमारा बॉडी पोर्शन में लेफ्ट और राइट का चक्कर है। बॉडी का राइट पोर्शन ये है, लेफ्ट पोर्शन ये है। हाथ आ गए। हाथ से आप क्या करते हो? हाथ से आप लिखते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो। अगर किसी के हाथ नहीं चलते तो हम उसको क्या कहेंगे? अगर किसी के हाथ नहीं चलते, काम नहीं करेगा ना वो। जब वो काम नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे? निकम्मा है, काम नहीं करता। तो इसका मतलब है काम में मेहनत
और मेहनत की चोरी, दोनों चीजें कौन बताएगा? जब आदमी कोई बहुत धीरे धीरे काम कर रहा होता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, इतनी सुस्ती से काम कर रहा है। तो कौन से हाउस की बात कर रहे हैं? और जब अपनी मेड को आप बोलते हो जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, तो वो आपके घर के बर्तन तोड़ती है। कभी कप तोड़ देगी, कभी प्लेट तोड़ देगी, कभी कुछ तोड़ देगी, है ना? तो उसने क्या दिखाया अपना? बर्तन तोड़ के, कोई कप प्लेट तोड़ के अपना गुस्सा आपके तरफ कम्युनिकेट किया, है ना? आपको समझ में आ गया कि ये गुस्से में है। तो ये हाउस कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेट, ज्यादातर हम कम्युनिकेट हाथ से करते हैं, है ना? लिखेंगे भी तो हाथ से ही लिखेंगे ना, टाइप करेंगे तो भी हाथ से ही करेंगे ना, तो हाथ ही काम आने वाले हैं। तो ये असल में मेहनत का, पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, इन सब चीजों का कारक है। आपने वो जो उसमें देखी थी ना, पावर एंड कॉन्फिडेंस वाली जोन, वास्तु फाउंडेशन कोर्स में देखी थी ना, ये पावर एंड कॉन्फिडेंस यहां से आता है। अगर उससे आप इसको रिलेट करोगे तो पावर एंड कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग। आप लोग सब इस समय ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, आप सबका ये थर्ड हाउस एक्टिवेट है क्योंकि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो। आप लोगों के जीवन में इस समय थर्ड हाउस एक्टिवेट है। आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हो वाया जूम, कम्युनिकेशन का हाउस है थर्ड। तो जब आपका थर्ड एक्टिवेट होगा तो आप ऐसी जूम की क्लास में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे, बिना उसके आ ही नहीं सकते। ठीक है? सरकार से जितना कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन क्या है? लिखत पढ़त ना, लिखना पढ़ना कम्युनिकेशन। सरकार जब आपसे कम्युनिकेशन करती है तो वो क्या करती है? या जब आप सरकार से कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो वो आपको पैन कार्ड बना के देती है, आधार कार्ड बना के देती है, पासपोर्ट बना के देती है ना? वो यहां से देखते हैं आपने कम्युनिकेट किया सरकार को कि भैया मेरी आइडेंटिटी बताओ, तो वो कहती है कि अच्छा ये लो आधार कार्ड। वो एक डॉक्यूमेंट है जो आपको सरकार देती है, सरकारी ठप्पे वाला डॉक्यूमेंट जितने हैं वो यहां से देखते हैं। अगर ये हाउस खराब होगा तो क्या होगा पता है? अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोग जितने हो उनमें से किसका थर्ड हाउस खराब है? एक सेकंड में बता सकते हो आप लोग, बताओ कैसे? कोई आइडिया? नए स्टूडेंट बताएंगे, पुराने नहीं। अनम्यूट कर सकते हो आप, बताऊं? किसके घर का वाईफाई नेटवर्क खराब रहता है अक्सर, या मोबाइल का नेटवर्क खराब रहता है, पकड़ता ही नहीं टावर, हमेशा दिक्कत रहती है। जिस एरिया में वो रहते हैं वहां पे उनके नेटवर्क में दिक्कत रहती है। हैंड रेज करो, किसका है? और तनवत सिंह जी का, और किसी का? कम्युनिकेशन खराब है ना, तो इंटरनेट भी खराब रहेगा, फोन का नेटवर्क भी खराब रहेगा। और आज नोट कर लो, जब इन लोगों की पत्नियां लगाऊंगा आप देख लोगे कि इनका थर्ड हाउस खराब है। कैसे खराब हो रहा है वो आप 10 सेकंड में देख लोगे, 10 सेकंड में, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब तक इस कोर्स के फाइनल तक पहुंचेंगे हम, तब तक आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि 10 सेकंड 15 सेकंड में आप एरर देख के बता दोगे सर ये प्लैनेट है, इनके घर में इस दिशा में ये सामान रखा है, जिसकी वजह से खराब है।
जो लोग और सुन रहे हैं अभी बोल नहीं रहे, वो भी चेक कर लेना। अगर आपके मोबाइल नेटवर्क में दिक्कत है, आपका वाईफाई अक्सर खराब रहता है। अच्छा, ऐसे कितने हैं व्यापारी भाई जिनको जीएसटी के नोटिस आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए? आपकी जानकारी में होंगे कुछ लोग ऐसे, सब कुछ ठीक भरते हैं फिर भी जीएसटी से नोटिस आता है। थर्ड हाउस खराब है। जिन लोगों के, व्यापारियों के घर में छापे पड़ते हैं ना, वो भी इसी हाउस की खराबी से पड़ते हैं। थर्ड हाउस खराब होगा तो सरकार प्यार से नहीं, फिर थप्पड़ मार के कम्युनिकेट करती है, छापा पड़ता है। तीसरा हाउस खराब है, उसी का पड़ेगा। कई सारे केसेस ऐसे किए हैं जिनके यहाँ अक्सर नोटिस आया करते थे, कभी इनकम टैक्स का, कभी जीएसटी का, कभी ये कभी वो। एक छोटी सी रेमेडी करी और उसके बाद से नोटिस आने लगे। तो थर्ड हाउस सरकार से कम्युनिकेशन का है, आपके पर्सनल कम्युनिकेशन का है। अच्छा, कम्युनिकेशन में और क्या क्या आता है, कोई बताएगा? अखबार किस में आते हैं? अखबार भी कम्युनिकेशन है ना, आप तक खबर पहुंचाता है। ये सारी चीजें यहां से देखोगे। आपके काम की कितनी चीज है वो समझ लो इसमें से। मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो सब कुछ ही बता सकता हूँ, लेकिन आपके काम का क्या है? किसी के राइट हैंड में दर्द होता है तो उसका कौन सा हाउस खराब है? बहुत से लोग हैं ना, राइट हैंड में दर्द होता है, लेफ्ट हैंड में दर्द होता है, बैक पेन होता है, तो जिसका राइट हैंड में दर्द है उसका भी थर्ड हाउस खराब है। दर्द होता है, आप देखोगे यहाँ पे थर्ड हाउस, हाथ हो गया, और दर्द होता है तो इसका मतलब है कि हीट बढ़ी हुई है, अग्नि बढ़ी हुई है। तो आप देखोगे थर्ड हाउस में मंगल खराब होकर पड़ा होगा, इसलिए थर्ड हाउस में मंगल खराब होने की वजह से उनको हाथ में दर्द होगा। और वहां पे रेड कलर का कोई सामान पड़ा होगा, आप उसको सिर्फ वहां से हटा दो, आपके हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा। एक रेमेडी, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड हाउस। अब अगला है फोर्थ। ये है, इसको बोलते हैं सुख। हिंदी में लिख दिया मैंने, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चौथा हाउस मतलब सुख का भाव। हर वो चीज जो आपको सुख देती है वो फोर्थ हाउस है। सबसे ज्यादा सुख कौन देता है? माँ देती है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दूसरा सबसे बड़ा सुख क्या है? गाड़ी, मकान, बंगला, प्रॉपर्टी, एसेट। ये सब चीजें हमें सुख देती हैं। देती है कि नहीं देती पता नहीं, लेकिन कहते हैं ऐसे ही। तो जो भी चीज आपको सुख देती है वो चौथे हाउस से देखिए। माँ से बड़ा कोई नहीं है जो आपको सुख में देखना चाहता हो, चाहे वो खुद परेशानी में रहे, लेकिन आपको सुख देने की हमेशा उसकी कोशिश रहती है। मकान, गाड़ी, बंगला मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो चौथा भाव सुख का भाव है। पांचवा ये है हेल्थ का, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ये एक्चुअल में आपका हेल्थ का भाव है, आरोग्यता का है। ये हाउस आपको बीमारियों से मुक्ति देता है, सुख देता है, आनंद देता है, एंजॉयमेंट देता है, एंटरटेनमेंट। हेल्थ और एंटरटेनमेंट, इसको दोनों कह सकते हैं। जब हेल्थ ठीक होगी तो एंटरटेनमेंट वैसे ही हो जाता है आदमी, और जब हेल्थ खराब होगी तो उसको एंटरटेनमेंट के कितने ही साधन दे दो वो कहेगा रहने दे भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हेल्थ, इम्यूनिटी और एंटरटेनमेंट, सारा पांचवें हाउस। ज्योतिष बहुत ईमानदार है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है ना, ये भी इसी से देखते हैं, क्योंकि वो हमारे नजर में एंटरटेनमेंट ही है। उस एक एज का एंटरटेनमेंट है ये। कुछ लोग उसको ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। है वो एंटरटेनमेंट, हम उसको उसी तरीके से देखते हैं।
ठीक है, यहां से बच्चा चला था, यहाँ पे उसका परिवार जुड़ा, यहाँ पे उसका हाथ आ गया, और सुख का भाव जो है उसमें बॉडी पार्ट में देखोगे तो आप क्या आएगा, लंग्स एंड हार्ट। और हेल्थ में नाभि से ऊपर का स्टमक, अपर स्टमक, ये कहां से आएगा, बाहर कर देता हूं इसको। ठीक है, कहते हैं ना पेट ठीक हो तो सब ठीक रहता है, जैसे ही कहते हैं ना। तो पेट कौन सा हिस्सा है, इम्यूनिटी के हिस्से में ही तो पेट है। तो पेट ठीक है तो आदमी आरोग्य तो हो ही जाएगा, क्योंकि आरोग्यता का घर पांचवा है और पेट का घर भी पांचवा है। पेट ठीक तो बंदा आरोग्य, नहीं तो रोगी। छठे में आ जाइए, छठे में आ जाओगे आप तो यहाँ पे ये हाउस है बीमारियों का, या इसका जो नाम है हमारे यहाँ वो बोलते हैं रोग, लोन, एनिमी। रोग, ऋण, शत्रु, ये तीन चीजें यहां से देखी जाती है, छठे नंबर से। आपकी किसी से दुश्मनी है तो यहां से देखोगे, और दुश्मनी के अलावा हमारे यहाँ शास्त्रों में ऋण को शत्रु माना गया है। देखा जाए तो ये एक ही चीज की बात कर रहे हैं, रोग, ऋण, शत्रु, देखा जाए तो एक ही चीज के तीन नाम है ना। अगर किसी के ऊपर लोन हो तो वो भी अपने आप में शत्रु ही है, जो जान के पीछे पड़ा रहता है, ईएमआई ईएमआई ईएमआई, ये भी एक तरह का रोग है। तो रोग, ऋण, शत्रु हम तीनों यहां से देखते हैं। लेकिन इस हाउस में हर चीज जो है ना दुविधा में फंस जाती है। कैसे दुविधा में ऐसे फंस जाती है कि ये हाउस कुछ अच्छी और कुछ बुरी दोनों चीजें देता है। कैसे, जैसे अब आप लोगों ने मुझे पेमेंट ट्रांसफर करी, है ना, तो मेरे पास पैसा आया, दुकानदार के पास दुकान में कस्टमर आया, उसने दुकानदार से चीज खरीदी और पैसे दिए। अगर ये छठा हाउस गड़बड़ है ना तो उसे पैसा नहीं देगा वो। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसका छठा हाउस खराब है। दुनिया से पाया जाने वाला पैसा अगर छठा हाउस अच्छा है आपको तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से दुकानदार है जहां पे कस्टमर आता ही नहीं, है ना, ऐसे बहुत से लोग जिनकी दुकान चलती ही नहीं, दुकान पे कस्टमर आता नहीं, शोरूम है, शोरूम में कस्टमर आता नहीं। और कुछ दुकानें ऐसी है जहां वो कहते हैं कि जी कस्टमर तो बहुत आता है लेकिन वो लेके कुछ नहीं जाता, खाली हाथ चला जाता है। तो खाली हाथ जा रहा है तो छठा हाउस गड़बड़ है, और कस्टमर आ ही नहीं रहा तो सातवां गड़बड़ है। क्योंकि सातवां घर जो होता है वो होता है पार्टनर, क्लाइंट, और सामने वाली पार्टी जो भी है। सामने वाली पार्टी का मतलब क्या है,
आप जैसे बैंक गए लोन लेने के लिए, आप नोट रिकॉर्डिंग में कर लेना आराम से, अभी मुझे सुन लो, क्योंकि जो मैं विजन दे रहा हूं ये बाद में नहीं मिलेगा। नोटिंग तो रिकॉर्डिंग में भी हो जाएगी। क्लाइंट, आप गए बैंक से लोन लेने, बैंक ने कहा कि जी लोन आपको नहीं मिलेगा। कौन सा हाउस गड़बड़ है आपका? छठा गड़बड़ है। बैंक के पास कस्टमर ही नहीं आता, कोई दुकानदार है उसका शोरूम है, शोरूम में उसके कस्टमर ही नहीं आता, तो सातवां हाउस गड़बड़ है। क्योंकि क्लाइंट है ना, ये इस आदमी का ये क्लाइंट हो गया ना, सामने आमने। ये मैं हूं, ये मेरा क्लाइंट है। मैं बैंक के पास गया तो मैं बैंक का क्लाइंट हूं ना। मैं गया, उसने लोन मना कर दिया तो मेरा छठा खराब। मैं बैंक गया ही नहीं, मेरा सातवां खराब। बैंक ने लोन दे दिया, मेरा छठा अच्छा है। जिन लोगों को लोन बड़े आसानी से मिल जाते हैं उनका छठा हाउस बहुत अच्छा होता है। जिनको लोन नहीं मिलता आसानी से, उनका छठा हाउस कहीं ना कहीं परेशानी देता है। ठीक है। हेल्थ के जितने इश्यूज हैं हमारी लाइफ में, वो सारे के सारे छठे हाउस से दिखे। हेल्थ का मेन कारण जो है वो छठा हाउस ही रहता है। छठे हाउस से वो रोग होते हैं जो गोली वोली खा के कंटिन्यू होते रहते हैं, ठीक चलते रहते हैं। दवाइयों से कंट्रोल हो जाने वाले जो रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, थायराइड हो गई, इस तरह की जो बीमारियां हैं, गोली खा के सारी जिंदगी आदमी जीता है, वो छठे हाउस से होता है। सीरियस रोग नहीं जिससे जान चली जाए, नॉन सीरियस, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, लेकिन उसके साथ आदमी जी लेता है, वो छठे हाउस से देखे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई बच्चा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्ट ले रहा है, अगर उसका छठा हाउस खराब है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कभी क्लियर नहीं कर पाएगा, हो ही नहीं सकता। और लोअर स्टमक है, ये अपर स्टमक है तो ये लोअर स्टमक हो गया, है ना। नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे का हिस्सा। सातवें में आ गए। सातवां पार्टनर है, तो पार्टनर कौन होता है? हस्बैंड और वाइफ क्या होते हैं? पार्टनर होते हैं ना। तो मेरे लिए मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ या किसी का हस्बैंड, वो भी सब सेवेंथ हाउस से देखे जाए। मेरे बारे में देखना है तो फर्स्ट हाउस से देखो, और मेरी वाइफ के बारे में देखना है तो सेवेंथ हाउस से देखो। सेवेंथ हाउस आपको बता देगा कि मेरी वाइफ कैसी है, या किसी का हस्बैंड कैसा है। शादी से पहले भी देख सकते हो आप, हो तो उसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता लग जाएगा, जितना बड़ा खर्चा करो फालतू में। ठीक है। और बॉडी पार्ट्स में ये हमारा जेनाइटल ऑर्गन जितने हैं, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी ट्रैक्ट जितने होते हैं हमारे, ये उसका पार्ट। उसके बाद आता है हमारा एट्थ हाउस। एट्थ हाउस है ऑकल्ट का, या हिडन चीजों का। ऑकल्ट भी एक हिडन विद्या है। ऑकल्ट भी एक हिडन विद्या है। हम कुछ रहस्य उसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या कि थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से क्या कुछ बात बन सकती है क्या, थोड़ा सा वास्तु कर ले तो कुछ बात बन सकती है क्या, कुछ एस्ट्रोलॉजी कर ले उससे बात बन सकती है क्या। हम सब लोग जो यहाँ पे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब एट्थ हाउस की वजह से हैं। धरती से अंदर छुपी हुई चीजें एट्थ हाउस, हिडन चीजें जितनी हैं वो एट्थ हाउस। घर का कोई सामान खो जाए तो आपको इसी दिशा में मिलेगा, क्योंकि खो गया। क्या खो गया? रिमोट खो गया, छोटा छोटा सामान। कोई चीज नहीं मिल रही तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, पता लग जाएगा आपको, यही होगा। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस है हमारा ब्रह्म स्थान। वास्तु कर रहे हैं ना हम,
तो 9th हाउस हमारा ब्रह्मस्थान है। अगर 9th हाउस खराब है तो घर का ब्रह्मस्थान दूषित है, खराब है, प्रॉब्लमेटिक है। 4th हाउस हमारी मदर का था, तो 9th हाउस हमारे फादर का। वास्तु में हम इसको मेनली ब्रह्मस्थान के हिसाब से देखें। 7th हाउस हमारा जेनाइटल पार्ट्स था। 8th हाउस भी बैक साइड ऑफ जेनाइटल पार्ट्स है। पाइल्स वगैरह की जो परेशानी होती है वो 8th हाउस से देखी जाती है। 9th हाउस जो है वो हमारा जो पॉकेट होती है ना ट्राउजर में, हमारे पैंट में जो थाइस का एरिया जो होता है हमारा, वो यहां से देखते हैं बॉडी पार्ट्स में। और घर का ब्रह्मस्थान अगर ये खराब है तो आपके घर का ब्रह्मस्थान खराब है। और ब्रह्मस्थान अगर ठीक करना हो तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि कहां पे मेरा ब्रह्मस्थान क्यों खराब हो रहा है। उसमें ब्रह्मस्थान को ठीक करने की कोई रेमेडी नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे कर सकते हो आप। पूरी तरह से नहीं तो पार्शियली तो जरूर कर सकते। ठीक है, ये है हमारा 10वां घर, ये हमारा प्रोफेशन है। आपको आपकी लाइफ में प्रोफेशन में दिक्कत हो रही है, नौकरी में दिक्कत हो रही है, बॉस के साथ रोज रोज झंझट कलेश होता है, लाइफ सेटल नहीं हो रही, बार बार प्रोफेशन बदल रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? 10वें घर में दिक्कत है। प्रोफेशन सेटल नहीं हो रहा, नौकरी सेटल नहीं हो रही, बिजनेस सेटल नहीं हो रहा, सब 10वें हाउस से देखो। ये कर्म का स्थान है, ये गेन्स का है। बॉडी पार्ट्स में ये हमारा घुटने, हमारे घुटनों की दिक्कत है, किसी के घुटने बोल गए, घुटनों में दर्द है, तो कहां से देखोगे? बॉडी पार्ट्स में 10वां हाउस। 11वां गेन। 11वां एक ऐसा घर है जहां पे बैठा हुआ हर ग्रह ऑलमोस्ट एक चंद्रमा को छोड़ के बाकी सभी ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब रावण का बेटा होने वाला था तो रावण ने 11 सारे ग्रहों को आदेश दे दिया था कि तुम सब 11वें भाव में बैठ जाओ। सुना होगा आप लोगों ने। तो शनिदेव ने धीरे से पैर 12वें भाव में खिसका दिया, बोले सब 11वें में बैठ गए तो ये अमर हो जाएगा, और अमर कोई हो नहीं सकता है इस दुनिया में। तो कोई ग्रह तो ऐसा चाहिए ना जो इसका भी बेंटा ढार करे। तो शनिदेव ने अपनी एक टांग जो है वो 12वें हाउस में पहुंचा दी। 12वां हाउस मृत्यु का है, तो शनिदेव ने एक पैर अपना मृत्यु के घाव में रख दिया था, जिससे कि इंद्रजीत को भी अमरत्व नहीं प्राप्त हो। अगर शनिदेव पैर नहीं निकालते तो वो अमर हो जाता। 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते। 12वां हाउस जो है ये बेडरूम है हमारा। ठीक है, इस तरीके से जो जो रह गया वो मैं कोर्स के दौरान भी आप लोगों को सब बताता चलूंगा कि कैसे कैसे, और क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, वो एक एक करके आप लोगों के साथ सब शेयर करूंगा मैं। इस तरीके से हम किसी इंसान की पत्री में 12 घरों में अपनी जिंदगी को देखते हैं। देखिए, जिंदगी यहां से शुरू हुई, परिवार आया, परिवार आया तो बहन भाई आए, बहन भाई आए तो यहां से हमने क्या देखा? मकान, सुख, जॉइंट फैमिली। जो लोगों को जॉइंट फैमिली है वो यहाँ 4th हाउस से देखी जाती है। ठीक है, फिर आरोग्यता आई, फिर रोग आए, कंपटीशन आया जीवन में, फिर शादी हो गई तो 7वां हाउस पार्टनर आ गया, फिर उसके बाद 8वां हाउस हिडन चीजों का,
जिंदगी को एक्सप्लोर करने का, नवा हाउस किस्मत का खाना, भाग्य का घर, 10वां हाउस हमारे कर्म, काम धंधा, 11वें से प्राप्ति और 12वें से मोक्ष। यहां पे जब एक बार पहुंच गए तो ये जा रही ऊपर की तरफ सीढ़ियां और ये आ रही थी नीचे। ये हमारा जीवन है, ये हम ऊपर से आए और यहां से हम ऊपर इस दुनिया से चले गए। हमारे आने और जाने के बीच के ये 12 घर, आपके जीवन में जिस हिस्से में परेशानी है वो इन्हीं 12 घरों में से किसी ना किसी एक घर की परेशानी होगी। जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें से कौन सी चीज आपको ठीक करनी है, पहचान लोगे कि क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, और आप उस पर्टिकुलर दिशा से सिर्फ एक सामान हटाओगे और आपके घर का वास्तु जो प्रॉब्लम आपने देखी है उससे रिलेटेड ठीक हो जाएगा। सारे आंसर इसी में से मिलेंगे, सब कुछ इसी में से मिलेगा। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं। मेरे एक बहुत नजदीकी हैं, उनका बच्चा बहुत अच्छी परसेंटेज लाता था 10th तक। 11th में आके पता नहीं क्या हो गया, उसकी परसेंटेज सीधा 60, 65, 70 पे आ गई, जबकि वो 90, 91% लाने वाला बच्चा 85 से कम तो कभी लाया ही नहीं। घर सेम है, फ्लोर बदल गया ऊपर नीचे का। पहले वो नीचे वाले फ्लोर में रहते थे, ऊपर किराएदार था, फिर उन्होंने क्या किया, नीचे वाला किराए पे दे दिया और ऊपर अपना शिफ्ट कर दिया। उसके नंबर ही नहीं आते थे। वो कहता था पता नहीं क्या होता है, जब मेरे हाथ में पेपर आता है एग्जाम देने के समय तो मेरे हाथ भीग जाते हैं पसीने से, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। होते हैं ना ऐसे बच्चे। आप उपाय करा लो, डॉक्टर को दिखा लो, कुछ भी कर लो, इस चीज का कोई उपाय आपको मिलेगा नहीं। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी समझा लो, प्रैक्टिकली समझाने से कोई समझता नहीं। मेरे पास आए, बेटे को साथ लेके आए। वो कह क्या रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना। वो ये कह रहे हैं कि पेपर हाथ में आते ही इसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। कौन से भाव की बात कर रहे हैं? कौन सा भाव पकड़ में आया? तीसरा ना। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? तीसरे भाव से आता है ना। और उसने हाथ में लाल रंग का, जैसे पूजा का धागा होता है ना, मौली जिसको बोलते हैं, इतनी सारी, इतनी चौड़ी मौली डाल रखी। मैंने कहा अच्छा, ये मौली कब से बांधी? बोला ये तो हटती नहीं है, एक खराब होती है दूसरी बन जाती है, दूसरी खराब होती है तीसरी बन जाती है, क्योंकि हमारे घर में हर महीने पूजा होती है, पंडित जी आते हैं वो बांध देते हैं। तो वो बंधते बंधते इतनी चौड़ी हो गई। तो कब से पूजा शुरू हुई? बोले जब से ये घर शिफ्ट किया ना नीचे से ऊपर, तब से ये पूजा पापा ने शुरू कराई है। कॉन्फिडेंस के घर में हाथ में लाल रंग का धागा मतलब मंगल। असर क्या दे रहा है? कॉन्फिडेंस खत्म कर रहा है, तो नेगेटिव रिजल्ट है ना। उसको मैंने बोला बेटा ये धागा उतार दे, और यकीन मानिए धागा हटाया। उसके 2 महीने के बाद उसका एग्जाम था और वो बच्चा वापस 87% पे आया, सिर्फ इस धागे से हटाने से। मैंने अपनी क्लास में ये डिस्कस किया था पहले, तो पुराने हैं स्टूडेंट को जानते हैं। अब आप पावर एंड कॉन्फिडेंस को इससे आसान तरीके से नहीं ठीक कर सकते। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ धागा हटाया और बच्चा अपने फॉर्म में आ गया। फिर वो मुझे कहने लगे चल यार घर चल, मेरे एक बार देख ले, तेरी भाभी भी बुला रही है, ये कर रही है वो कर रही है। मुझे मजबूरी में जाना पड़ा, मेरे नजदीकी दोस्त। हालांकि मुझे पता था जाने का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो तो हो गया, मुझे तो वैसे ही पता लग जाता है। आप जब
अच्छे से इसको समझने लग जाओगे ना, तो सामने वाला अपनी बात बोल रहा होगा और आपको उसके घर का वास्तु दिख रहा होगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। और जो यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो चीज प्रैक्टिकली मुझे करते देखा है। उसका लॉजिक क्या है समझ में आया अरोमा जी? पकड़ कहाँ से आती है? जादू नहीं है, ये ज्ञान है। आपको आ जाएगा, आप भी कर लोगे। सामने वाला अपनी प्रॉब्लम बोल रहा होगा और आप उसको कहोगे जा भैया तेरे दिशा में, इस दिशा में ये सामान पड़ा है, उसको हटा दे तो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको सिर्फ वो जो बोल रहा है ना उसको डिकोड करना है। कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। पत्री का 3rd हाउस, उसके हाथ में देखो क्या है, लाल रंग का धागा। कॉन्फिडेंस धागा बांधने से बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। इसका मतलब है वहां पे मंगल दिक्कत दे रहा है। हटाओ धागे को, हो गया उपाय। बाद में मैं गया उनके घर में, देखा दाखा, फॉर्मेलिटी करी, करना वरना तो कुछ था नहीं। अब गया था तो मुझे भी 2-4 बातें बतानी पड़ी, भैया ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये अच्छा नहीं होता, ये बुरा होता है। लोग सुनते खुश हो जाते हैं कि चलो यार कुछ बताया तो सही, आया था। जरूरत नहीं है। रेमेडी तो घर पे ही हो गई थी पहले ही, जब वो ऑफिस आया था मेरे। इतनी पिन पॉइंटेड रेमेडीज आपको करने को समझ में आएंगी। बहुत लंबी चौड़ी रेमेडीज, बहुत लंबा चौड़ा डिटेलिंग, उतने में जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब थोड़ी देर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। आप लोगों में से जिसको जो पूछना हो वो पूछे, और फिर हम आगे की यात्रा एक एक करके बोलिएगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। सर मेरे कान में बजती हैं सारी आवाजें बड़ी जोर जोर से। हाँ जी। सर बड़ा इनिशियल सा सवाल है, एकदम बेसिक वाला है। जैसे 4th हाउस आप बोले मदर, मदर को रिप्रेजेंट करता है सुख। 7th हाउस जो 7 नंबर आपने बताया वो बताया पार्टनर का 1 से 7, तो क्या हम फादर के लिए 4 से 7 नहीं देखेंगे? सर देखो, ये तो लाखों सालों से, हजारों सालों से सेट फॉर्मूले हैं। 2 + 2 = 4। आप कहोगे मैं 5 कर दूंगा तो आप करो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। जो शास्त्रों में बताया गया मैं वो बता सकता हूँ। अच्छा, नहीं मैं लॉजिक देख रहा था, मदर का पार्टनर मतलब स्पाउस तो फादर हुआ, तो वो 10 से नहीं कुछ देखेंगे क्या? लॉजिक, कुछ इलॉजिकल भी पढ़ लो यार। ठीक है सर, जैसा आप बताएं। दूसरा चीज सर, जैसे 3rd हाउस, 3rd हाउस कम्युनिकेशन। अब मेरे पास 2 मोबाइल है, एक मोबाइल का नेटवर्क गड़बड़ है, दूसरे मोबाइल का नेटवर्क अच्छा है, तो इसको मैं क्या पकड़ूंगा? देखो, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जी दोनों मोबाइल में नंबर तो एक नहीं होगा, नंबर का टोटल नहीं तो सर। अलग अलग होगा, हाँ सर। वहां पे अच्छा, फर्क आ जाएगा। दोनों मोबाइल्स का अपना कलर होगा, हाँ कलर भी अलग एक है। व्हाइट होगा, एक ब्लू होगा, एक ब्लू होगा, एक रेड होगा। करेक्ट सर। वो चीज काम कर जाएगी। जब उसके हाथ पे बंधा हुआ धागा फर्क करता है लाल रंग का, तो आपके हाँ मोबाइल का कलर नहीं करेगा। एकदम करेगा। और बताता हूं, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था वॉलपेपर के कलर का। वो एक्चुअली 3rd हाउस का ही इक्वेशन है, क्योंकि मोबाइल कहाँ रहता है? आपके 3rd हाउस में रहते हैं ना, कम्युनिकेशन, हाँ हाथों में। हाथ में। तो हाथ में अगर गलत कलर का है तो गलत ही होगा, और ये बाय डिफॉल्ट होगा, अपने आप होगा। फिर आप क्या कहोगे, यार इससे पहले वाला फोन था उसमें इस फोन का नेटवर्क ठीक आता था, लेकिन जब से हैंडसेट चेंज किया तब से पता नहीं क्या हो गया, नेटवर्क की दिक्कत हो गई, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया। तो सर 3rd हाउस इज राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड कौन सा हाउस हुआ? 11। अपने अपोजिट, से ओके। आगे तीसरा, अपने से पीछे तीसरा, अपने से आगे तीसरा बड़ा छोटा भाई, अपने से पीछे तीसरा बड़ा भाई। 11th हाउस बड़ा भाई हो गया, 3rd हाउस छोटा भाई हो गया, भाई बहन जो भी हो। ओके। मेरे से पहले कौन आया? भाई मेरे से पहले एक बड़ा भाई है, तो मैं उसका तीसरा हाथ हूं ना।
तो वो 11 है तो मैं 1 हूं, मैं 1 हूं तो मेरे से छोटा 3 है। सर ये जो फैमिली वाली जो सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस में हम उसको काउंट नहीं करेंगे बड़े भाई को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है वहाँ पे। हाँ तो संचय हुए ना सर, संचय का हाउस है ना वो, न्यूक्लियर फैमिली है, मैंने कब कहा वो एक्सक्लूड है। मेरे लिए वो संचय का हाउस है। वहां पे पहले से कौन कौन है, मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा बड़ा भाई। अल्टीमेटली तो हम संचित ही हो रहे हैं ना, सब एक साथ ही तो आ रहे हैं ना। मतलब बड़े हाउस, बड़े भाई को कंसीडर किया जा सकता मैं तो वहीं जोड़ूंगा ना, बड़े भाई को अगर 11वें हाउस से देख रहे हो तो उसका संचय 12वां हाउस हो गया अगला। है। यस। लेकिन जब 12वां था तब तो मैं था ही नहीं, तो मेरा संचय कहाँ पे हो रहा है, पत्री मेरी है ना। हाँ जी। जब मेरे भाई की पत्री देखोगे तो फिर उसकी पत्री से देखना, दोनों अलग अलग है ना। मेरा संचय तो सेकंड हाउस ही बताएगा। राइट राइट। मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरी एफडी कितनी है, मेरे को किस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गोल्ड में कन्वर्ट कर लो बहुत अच्छा, कुछ कहते हैं चांदी में कन्वर्ट कर लो वो अच्छा है ना, कुछ कहते हैं नहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दो वो अच्छा है। ये कौन बता रहा है, आप संचय ही तो कर रहे हो, गोल्ड में करो, चांदी में करो, स्टॉक मार्केट में करो। आप अपनी तरफ से क्या नियत लेके चल रहे हो, आप संचय कर रहे हो ना, जोड़ रहे हो ना उसको, कौन बताएगा। सेकेंड हाउस में जो प्लेनेट स्ट्रांग होके पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होगा उसमें संचय करोगे तो संचय बढ़ेगा, और अगर गलत कर दोगे तो संचय घट जाएगा, मतलब एफडियां तोड़वानी पड़ेंगी। अगर आप राइट इन्वेस्टमेंट करोगे तो एफडी बनेगी, और गलत इन्वेस्टमेंट करोगे तो एफडी टूटेगी। ये कौन बताएगा कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है इन्वेस्टमेंट। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस में जुपिटर बैठा है और पॉजिटिव है तो सोने में पैसा जोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि जुपिटर सोना है, पीले रंग का सोना होता है, पीले रंग का जुपिटर है। तो आपसे कोई मेरे से पूछे पत्री में कि जी पैसा किस में जोड़े, तो गोल्ड में जोड़ो, आपकी पत्री में लिखा है। अब लिखा उसका है चांदी, और मैं उसको सलाह दे दूं गोल्ड में, और गोल्ड उसका नुकसान में है तो उसका तो घर गिरवी हो जाएगा। वो सोना खरीदता जाएगा और गिरवी घर रखने की नौबत आती जाएगी उसको। तो प्लैनेट के अच्छे और बुरे होने का अरे सर मैं बताता रहा हूँ, कोर्स खत्म होते होते आप सब पहचान जाओ, ये मेरा प्रॉमिस। सर ये थर्ड हाउस में से आपने बताया कॉन्फिडेंस की बंदे के अंदर अगर कमी है इन केस, तो उसका मतलब थर्ड हाउस उसका डिस्टर्ब बन जाएगा। तो बिल्कुल। थर्ड हाउस को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने अभी वहां तक मत पहुंचो सर, का। अभी तो अभी अभी एबीसी पढ़ी आज की पहली, अभी वहीं तक, अभी आप सीधा रेमेडी पे पहुंच गए सर। रेमेडी तो 5वें दिन की कहानी है, उसके बीच में अभी 4 दिन हो रहे हैं। सर सर जैसे 11th हाउस आपने ब्रदर के लिए क्या, एल्डर ब्रदर के लिए, तो मतलब एल्डर, अगर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर दो हैं, एल्डर्स हैं मतलब, एल्डर कोई भी हो, ब्रदर सिस्टर से मतलब जेंडर नहीं से अगर कोई वास्ता नहीं। दो मेरे है तो से दो बड़े 2 हैं 3 है 4 है, वो बड़े हैं तो मेरे से पहले आए। 11 हाउस। मेरे से जो बड़ा है वो 11वें में, मैं पहले में, मेरे से छोटे तीसरे। एस्ट्रो सीखने के बाद आप उनके घर का वास्तु अपनी पत्री से भी ठीक कर सकते हो। सर अगर किसी घर में सिर्फ नंबर है, कोई लॉर्ड कोई ग्रह तो बैठा ही नहीं है, तो क्या उसको फिर कैसे मानेंगे? अरे सर वो बताऊंगा सर, अभी आज की बात में सवाल करो सर, अभी तो आगे की बातें कहाँ पूछने लगे। जी क्यूरियोसिटी बच्चे है, अच्छी हॉस्पिटल, बात है, लेकिन वो बताऊंगा समय पे ही। सर ठीक है। बच्चे तो जैसे आप बोल रहे हैं सर, वास्तु इफेक्ट करता है जब बच्चे होते हैं घर में, तो सर जो हॉस्पिटल में होते हैं आजकल के बच्चे सर, तो वो हॉस्पिटल का अरे वास्तु माँ इफेक्ट करेगा। प्रेगनेंसी में हॉस्पिटल में रहती है क्या, कंसीव अच्छा हॉस्पिटल मतलब, में करती है क्या। जिस समय और माँ सर के गर्भ में अंडा बना उस समय का वास्तु उस बच्चे के जन्म में पत्री में साथ में आता और सर घर अगर चेंज हुआ हो, जैसे डिलीवरी अपने है। जहां पे मायके की हो। कंसीव हो गया वहां का असर आएगा। अच्छा जी, ओके। सर क्लास जहां के पे शुरू बच्चा में जहां पे बच्चा कंसीव होके 7 महीने रह गया, वो घर पूरा उसकी पत्री में छप के आ जाए। आपकी पत्री से देख के मैं बता दूंगा कि आपके घर में रसोई कहाँ पे है, उसके अलावा कहीं और हो नहीं सकती। और आप बना के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा, मैं कहूंगा यहाँ पे बुरी है मत बनाओ, आप कहोगे सर हो ही नहीं सकता, रसोई तो यही बनेगी।
नक्शे में कुछ और बन ही नहीं रहा। ऐसे कैसे बन जाएगा? पत्री में लिखा के आए हो, कुछ भी बना लोगे? ऐसा नहीं होता, सब लिखा के आए हो। आपके घर में जो हमारा जो KPSology वाला कोर्स है उसमें कैसे हम बताते हैं कि इन्होंने किताबें, धार्मिक किताबें उठा के लेफ्ट से इधर राइट में रखी होगी। भावना जी हैं इधर? नहीं है, आई नहीं ललिता जी? तो हम सब तो और लिखा के टाइम बता लाए तो देते हैं, हुई थी सर, टाइम बता नहीं देते हैं कि 2 महीने पहले आपने यहाँ पे ये सामान रखा था, 3 महीने पहले यहाँ पे ये सामान रखा है, और उसका और बता हम रहे होते यहाँ से। सीरियसली सर, सीरियसली। और ये हम रोज करते हैं, कोई नई बात नहीं है। कितनी बार बताया? हर बार बताया। आप अपनी मर्जी से अपने घर में एक स्टूल भी इधर से उधर नहीं रखते हो। जब आप स्टूल इधर से उधर रखते हो तो कोई ना कोई ग्रह आपका इधर से उधर घुमा होता, तब आप अपना सामान इधर से उधर करते हो। सर फर्स्ट डे है ना आज इस क्लास का? हाँ जी, सर, पहले दिन मेरी तरफ से फ्री है। सर कोर्स जिन चार्जेस? लोगों ने पेमेंट कर दी है वो कल से रहेंगे कंटिन्यू, और जो और कर देंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। बाकी सब सर क्या है सर चार्जेस? 3600 सिर्फ 5 डेज का? 5 डेज का, 5 और 6 है, या इसी में क्लास थोड़ी सर सी लंबी हो टाइमिंग जाए। सेम ही रहेगा सर ये सेम वाला? टाइम, सेम टाइम। थैंक यू सर हाँ जी, जो क्लास शुरू होते ही आपने बताया कि छत की तरफ मुंह करके, जैसे वास्तु पुरुष तो उल्टा लेटा हुआ है, अगर हम सीधा वो लेटते हैं, ईस्ट की तरफ सर किए, वेस्ट की तरफ पांव हो गया, तो जो किचन होगा वो हमारे कुंडली के ग्रहों के हिसाब से मैच करेगा। तो ये क्या सर घर के मेन मेंबर के हिसाब से देखना होता है या कोई भी मेंबर? सर अभी यात्रा है, दिखाएंगे 4 दिन में आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो? आज की बात करो, आज जो सीखा उसमें से कोई प्रश्न है तो वो करो, आगे की तो अभी शुरुआत होनी है भाई, अभी तो चलेंगे आगे। हो ना आप? हाँ सर मैं हूँ, बस फिर सबसे पहले मैं ही ऐड हुआ था ग्रुप में शायद। 4 दिन के सफर है, बस ज्यादा थोड़ी है। और किसी का कोई प्रश्न? सर बैकबोन किस हाउस? हाँ जी, बैकबोन बैकबोन प्लैनेट से आती है, प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से आती है जी। वो बताऊंगा आगे। ठीक है जी, मेरे को लगता है और कोई सवाल है नहीं ज्यादा। ठीक है, तो जिन लोगों ने एनरोल करा लिया वो कल से नया लिंक मैं भेज दूंगा, उसमें कंटिन्यू हो जाएंगे। जिन्होंने कराना है वो करा लें, कल से ये क्लास उनके लिए कंटिन्यू रहेगी। कैसे हो कविता जी? मैंने लास्ट मिनट पे डाला मैसेज, आप आ गए, अच्छा किया। चलो ठीक है जी, सर आज की हाँ क्लास पूरी? हाँ ये 5 दिन में पूरी क्लास हो जाएगी? हो जाएगी। मैं म्यूट कर लीजिए, पीछे से बहुत नॉइस आ रही है। नहीं, मास्टर क्लास पूरा वास्तु 5वें दिन तक आते आते आप अपनी पत्री में डायग्नोज प्रॉब्लम खुद करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको खुद देखना आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राम राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। प्रणाम जी। नाइट Thank you, सर। sir. बाय।